नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में यूजीसी नेट का एक पेपर है जो दिसंबर 2011 में हुआ था। इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। यह पेपर जो है द्वितीय प्रश्न पत्र है, अर्थशास्त्र का पेपर है। और देखेंगे कि दिसंबर 2011 में नेट का जो पेपर आयोजित किया गया था यूजीसी के द्वारा, उस पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा जानेंगे यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसका पैटर्न कैसा है। यहाँ से प्रश्न जो है टीजीटी के एग्ज़ाम में और पीजीटी के एग्ज़ाम में तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। और नेट तथा जेआरएफ के एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। और इसके अलावा रिवीजन के लिए भी यह प्रश्न जो होंगे 50 प्रश्न, यह प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। एक नंबर जो प्रश्न है क्या है, अवसर लागत वक्र की मान्यता है। अवसर लागत वक्र की मान्यताओं में क्या मान्यता है पूछा गया है। उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम है। तो अवसर लागत में श्रम को एकमात्र कारक नहीं माना गया है। वस्तु की कीमत अथवा लागत का अनुमान उसकी श्रम मात्रा से लगाया जाता है, यह भी गलत है। श्रम समरूप है। तो अवसर लागत में जो है वह श्रम की कहीं बात ही नहीं की गई है। तो इसलिए अवसर लागत की मान्यताओं में कोई भी मान्यता अवसर लागत सिद्धांत की नहीं है। इसलिए एक नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वह डी है। अगला 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न है हेजिंग। हेजिंग संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है हेजिंग? विदेशी विनिमय जोखिम की स्वीकृति की ओर। विदेशी विनिमय जोखिम को आवृत्त करने का एक तरीका है हेजिंग। विदेशी विनिमय का अनुमान लगाना है। विदेशी विनिमय विभाजन की बात करता है। तो हेजिंग जो है विदेशी विनिमय जोखिम से संबंधित एक शब्द है और विदेशी विनिमय जोखिम को हेजिंग जो है यह रोकता है, एक प्रकार से एक कवरेज प्रदान करता है। तो इस प्रकार से बी आंसर सही है 2 का। अगला 3 नंबर प्रश्न है सीमांत आय की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि का। आय की सीमांत प्रवृत्ति में जब वृद्धि होती है तो इसका क्या प्रभाव होता है पूछा है। गुणांक पर वही प्रभाव होता है जो एमपीसी में वृद्धि का होता है। गुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आय की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ने का गुणांक पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन गुणांक या गुणक पर वही प्रभाव होता है जो एमपीसी में वृद्धि का होता है। इसलिए एक सही है, ए सही है 3 नंबर प्रश्न का। अगला 4 नंबर प्रश्न है मांग की कीमत लोच मांग वक्र के लिए 1 के बराबर होती है। जो मांग वक्र कैसी होती है? क्षैतिज। तो जो क्षैतिज मांग वक्र होगी तो उसको कहेंगे पूर्णतः लोचदार मांग। ऊर्ध्वाधर मांग वक्र होगी तो उसको कहेंगे पूर्णतः बेलोचदार। जो ऊर्ध्वाधर होती है उसमें मांग की लोच 0 होती है, जो क्षैतिज होती है तो मांग की लोच जो है क्या होती है, वह होती है अनंत। और यहाँ पूछा गया है इकाई के बराबर होती है। तो जब मांग की लोच क्या हो, इकाई के बराबर होती है तो यह ई बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब ई बराबर 1 हो जाएगा तो ऐसी मांग की लोच जो है वह आयताकार अतिपरवलय होती है। तो आयताकार अतिपरवलय, तो इसमें सही आंसर जो है वह सी है 4 नंबर प्रश्न में। अगला 5 नंबर प्रश्न है माध्य के चहुओं और तृतीय मूवमेंट निम्नलिखित का माप करने में उपयोगी है। किसमें? केंद्रीय प्रवृत्ति में, विसर्जन में, नुकीलापन एवं शिखरपन में, सममितता में। तो माप के चहुओं की ओर तृतीय मूवमेंट जो होता है वह सममितता में उपयोगी होता है। इसलिए 5 का सही आंसर डी है। अगला 6 नंबर प्रश्न है अग्रगामी और पश्चगामी संयोजनों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो अग्रगामी और पश्चगामी जो संयोजन हैं वह प्रोफेसर हर्षमैन द्वारा प्रयोग किए गए थे। तो हर्षमैन बी ऑप्शन में दिया गया है, बी सही है। और हर्षमैन का जो संबंध है वह असंतुलित विकास से संबंधित है। तो हर्षमैन जो है असंतुलित विकास से संबंधित अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं, प्रतिपादक हैं हर्षमैन असंतुलित विकास सिद्धांत के। अगला यदि इसका जो आंसर होगा वह 7 नंबर प्रश्न का आंसर सी दिया गया है, सी है सही। अगला 8 नंबर प्रश्न है
स्वर्णिम युग परिकल्पना किसके साथ सरोकार रखती है? तो यह हैरोडोमर मॉडल का स्वर्णिम युग जो है हैरड द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है, और यह जो है आर्थिक समृद्धि दर, जहाँ समृद्धि की प्राकृतिक दर के बराबर होती है वहीं प्राप्त होती है, स्वर्णिम विकास की दर कही जाती है। तो इसलिए 8 का सही आंसर क्या है? डी है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मूल्यांकन के लिए लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है? बाजारों की तकनीक एवं तकनीकी क्षमता या बाजारों की आवंटन एवं तकनीक क्षमता के लिए है लॉरेंज वक्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ए तो गलत हो जाएगा। इसके बाद जो बी है, कारोबारी के साथियों का तुलनात्मक लाभ और व्यापार की शर्तें, यह भी गलत है। आय वितरण में समानता की डिग्री, तो लॉरेंज वक्र जो है आय वितरण में समानता की डिग्री को मापता है, इसलिए सही आंसर सी है। डी में क्या दिया गया है? विश्व भर के बाजार कीमतों और मात्राओं का संतुलन, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए 9 का सही आंसर क्या है? सी है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंटन फलन का माध्य और प्रसरण एक बराबर होता है? सामान्य, द्विपद, अतिज्यामितीय, पायसन। तो पायसन जो बंटन है इसका बंटन फलन और माध्य प्रसरण जो है 1 के बराबर होता है, इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह है डी 10 का सही है। इस प्रकार से अगला 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न क्या है? वैश्विक मंदी जो आया था, वित्तीय संकट जो 2008 में आया था, निम्नलिखित में से उत्पन्न होने का क्या कारण है? दिए गए कारणों में से राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी सब प्राइम मार्केट लैंडिंग है, तो बी आंसर सही है। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर, डॉक्टर वाई वी रेड्डी थे यूटीआई अध्यक्ष, आईडीबीआई अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर। तो वाई वी रेड्डी जो है, ये गोपाल बेड़ू रेड्डी जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, और वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं, अच्छा, यज्ञ गोपाल बेड़ू जो है रिजर्व बैंक के 21वें नंबर के गवर्नर थे, और वर्तमान में जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी हैं। संजय मल्होत्रा जी 26वें नंबर के गवर्नर हैं, अभी लेटेस्ट ही बदले गए हैं। अगला है 13 नंबर प्रश्न है, वित्तीय उदारीकरण पदावली किससे सरोकार रखती है? आरबीआई द्वारा नियंत्रण से, अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रणाली का अनियंत्रण तथा अविनिमय और सिर्फ ब्याज की दरों के ढांचे को अनियंत्रित करना, राष्ट्रीयकृत बैंकों का परिसंपत्ति देयता कुशलता प्रबंधन। तो वित्तीय उदारीकरण जो है वह अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रणाली का अनियंत्रण तथा अविनियमन करती है, तो बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, राजकोषीय घाटा निम्नलिखित से तदात्म रखता है, मतलब राजकोषीय घाटा दिए गए विकल्पों में से किससे संबंध रखता है? बजटीय घाटा और सरकारी बाजार उधार और देयताएं, कुल परिव्यय माइनस कुल प्राप्त, बजट घाटा माइनस लोक उधार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बजटीय घाटा जो होता है वह जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? घाटा कहते हैं। और बजटीय घाटा में जो है बजटीय घाटा कह रहे हैं, राजकोषीय घाटा में बजटीय घाटा और सरकारी बाजार उधार और देयताओं को शामिल किया जाता है, तो ए आंसर सही है। राजकोषीय घाटा सरकार की जरूरी उधारी को दर्शाता है, जितनी भी सरकार की उधारी होती है उन सब उधारी को राजकोषीय घाटा में शामिल किया जाता है। राजकोषीय घाटा को एक प्रकार से सरकार की जो है देनदारियां शामिल की जाती है, जिसमें ब्याज को नहीं शामिल किया जाता है, देनदारियां शामिल की जाती हैं। अगला प्रश्न है, इमिसराइजिंग समृद्धि की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने विकसित की थी? जगदीश भगवती, सैमुअल्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, हैरोडोमर। तो इमिसराइजिंग समृद्धि की अवधारणा जो है वह जगदीश भगवती द्वारा विकसित की गई थी, तो 15 का सही आंसर ए है। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में लोगों का धारणीय स्वास्थ्य प्रबंधन का सरोकार किससे है? तो भारत में धारणीय लोगों का जो स्वास्थ्य प्रबंधन सरोकार है, यह सरोकार जो है कारपोरेट कुशल अस्पताल प्रबंधन से है। कारपोरेट कुशल अस्पताल प्रबंधन ए में दिया गया है, 16 का सही आंसर ए है। अगला 17 नंबर प्रश्न क्या है, धारणीय ऊर्जा विकास किस पर निर्भर करता है?
ऑप्शन ए ऊर्जा संसाधनों का आपूर्ति पक्ष प्रबंधन, बी ऊर्जा संसाधनों का मांग पक्ष प्रबंधन, सी ऊर्जा की प्रदत्त आपूर्ति पर ऊर्जा उपभोग के प्रशुल्क का बाजार चलित ढांचा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धारणीय ऊर्जा विकास जो है वह ऊर्जा की प्रदत्त आपूर्ति पर ऊर्जा उपभोग या उपयोग के प्रशुल्क का बाजार चलित ढांचा है। तो इसलिए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह है सी। और धारणीय विकास की अगर परिभाषा पूछी जाए तो धारणीय विकास जो है वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करना या साथ ही आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को बनाए रखना जो है धारणीय विकास कहलाता है। धारणीय विकास की परिभाषा सबसे पहले 1987 में पर्यावरण और विकास पर सुझाव देने हेतु जो ब्रिटलैंड समिति का गठन किया गया था, इसी समिति में सबसे पहले धारणीय विकास की परिभाषा दी गई थी। अगला प्रश्न है मिल्टन फ्रीडमैन, 20 नंबर है। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा परिमाण सिद्धांत का संबंध कीमतों के साथ है, आय के साथ है, मुद्रा की आपूर्ति के साथ है। सॉरी ये अब 18 नंबर प्रश्न होगा। 18 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा आदर्श सूचकांक है? तो फिशर का सूचकांक जो है वह आदर्श सूचकांक कहलाता है। अगला है लैफर वक्र किसका मापन करती है? कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध, समग्र कर एवं समग्र अकर राजस्व, कुल कर भार और कुल भुगतान भार, कुल आय और कुल व्यय। तो लैफर वक्र जो है यह परिकल्पना आर्थर लैफर द्वारा दिया गया सिद्धांत है या परिकल्पना है जो कर की दर एवं कर राजस्व के बीच संबंध को बताता है। कर की दर एवं कर राजस्व के बीच संबंध बताता है, जिसके आर्थर लैफर वक्र के अनुसार कर की कम दर जो है, कर की कम दर एवं उच्च दर दोनों पर कर राजस्व क्या होता है? कम एकत्रित होता है, और इष्टतम कर दर पर कर राजस्व उच्च इकट्ठा होता है या एकत्रित होता है। कम कर दर से कर संग्रह कम होता है। उसी प्रकार से कर की उच्च दर पर कर चोरी अधिक होती है तथा कर राजस्व भी कम होता है। कर की इष्टतम दर पर कर चोरी नहीं होती है और इसलिए कर राजस्व जो है वह अधिकतम पहुंच जाता है। कर राजस्व और कर दर के बीच जो संबंध है वह इस आरेख के माध्यम से प्रोफेसर लैफर ने बताने का प्रयास किया था। यह आरेख जो है अंग्रेजी के उल्टा यू आकार का होता है, जिसके एक्स अक्ष पर कर की दर को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर राजस्व को दिखाया गया है। तो जैसे जैसे क्या होता है, कर की दर बढ़ाते जाते हैं तो राजस्व क्या होता है? बढ़ता जाता है। अर्थात कर की दर बढ़ाने पर राजस्व बढ़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कर की राजस्व जहाँ पर क्या होता है, कर की दर बढ़ाने पर उससे प्राप्त होने वाला राजस्व जो है अधिकतम हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब कर बढ़ाया जाता है तो कर की दर जो बढ़ती चली जाती है, लेकिन उस बढ़े हुए कर दर से राजस्व जो प्राप्त होता है वह कम प्राप्त होता है। इसलिए लैफर बताते हैं कि कर की कम एवं उच्च दर जो दोनों दरें होती हैं उन दरों से राजस्व कम प्राप्त होता है, और कर की जो इष्टतम दर होती है उससे राजस्व अधिक प्राप्त होता है। जब कर की उच्चतम दर होती है तो कर चोरी अधिक होती है तथा कर राजस्व कम होता है। उसी प्रकार से इष्टतम जब कर की दर होती है तो कर की चोरी जो है नहीं होती, इसलिए कर राजस्व अधिक प्राप्त होता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में 2 वक्र और पढ़े जाते हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। उन वक्रों में एक वक्र है कुजनेट्स वक्र। तो कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कुजनेट्स वक्र इसके किसके बीच संबंध की व्याख्या करता है। जिस प्रकार से लैफर वक्र के बारे में पूछा गया किसके किसके बीच संबंध की बात करता है, उसी प्रकार से एक वक्र है फिलिप्स वक्र। तो इनको भी जान लेते हैं क्या है। तो कुजनेट्स वक्र जो है, कुजनेट्स वक्र मुख्य रूप से आर्थिक विकास एवं पर्यावरण के बीच संबंध की बात करता है। यह भी उल्टे यू आकार का आरेख बनाते हैं। इसके अलावा फिलिप्स वक्र जो होता है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच
संबंध की बात करते हैं, जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध की बात करते हैं। तो 19 में जो लैफर वक्र किसके किसके बीच संबंध मापता है के बारे में पूछा गया था, तो कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध मापता है। इसके बारे में हमने लैफर वक्र के बारे में विस्तार से बताया है। अगला प्रश्न जो है 20 नंबर प्रश्न है, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का संबंध है कीमत से है, आय से है, मुद्रा की आपूर्ति से है, मुद्रा की मांग से है। तो फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा परिमाण सिद्धांत में मुद्रा का जो संबंध है वह मुद्रा की मांग से है। मिल्टन फ्रीडमैन का कथन ही है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए। सिंपल यही कथन याद कर लीजिए। कथन भी पूछा जाता है और यह कथन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्री का है। कथन कौन सा है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए। और इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार किससे संबंधित है, तो मुद्रा की मांग से संबंधित है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी 1956 में जो है मुद्रा परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत कहा था। इसके अलावा फिशर जो है मुद्रा पूर्ति पर ज़्यादा बल देते हैं और मार्शल जो है मांग एवं पूर्ति दोनों पर ज़्यादा बल देते हैं। यह प्रश्न सारे इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रीडमैन मुद्रा की मांग पर ज़्यादा बल देते हैं, फिशर मुद्रा की पूर्ति पर ज़्यादा बल देते हैं और मार्शल जो है मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों पर बल देते हैं। मार्शल के अनुसार मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग तथा उसकी पूर्ति पर निर्भर करता है तथा जिस बिंदु पर मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर हो जाती है वहाँ पर मुद्रा का मूल्य जो है निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार से 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या नीचे दो कथन दिए गए हैं। प्रश्न 21 से 30 तक अभिकथन एवं तर्क के लिए नीचे दिए कोडों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कोड में क्या दिया गया है, ए में ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, सी में दिया गया है, आर गलत है। और डी में ए असत्य है, ए गलत है, आर सही है। तो अभिकथन क्या दिया गया है 21 नंबर प्रश्न में, अभिकथन दिया गया है अवमूल्यन भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करता है। तो अवमूल्यन से भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक कर सकता है। तो यह अभिकथन जो है सही है। क्यों सही है? क्योंकि अवमूल्यन के द्वारा भुगतान शेष को ठीक किया जा सकता है। कोई भी देश अगर भुगतान संतुलन की समस्या है तो भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अपने देश की मुद्रा का जो है अवमूल्यन कर देता है। या कह सकते हैं कि देश की सरकार जो है जानबूझकर देश की मुद्रा का जो विदेशी मूल्य होता है उसको कम कर देती है। तो जब कोई देश अपने मुद्रा के मूल्य को कम करती है तो उसे क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन के कारण अवमूल्यन करने वाली जो देश होता है उसकी मुद्रा अन्य देश की तुलना में सस्ती हो जाती है, जिससे आयात महंगा हो जाता है। और आयात जब महंगा हो जाता है तो जो देश अवमूल्यन करता है वस्तुओं का आयात कम करता है। तो इससे क्या होता है, आयात जो है हतोत्साहित होता है। और अब जब अवमूल्यन किया जाता है तो मुद्रा का विदेशी मूल्य कम होता है, तो इससे वस्तुएं क्या होती हैं, सस्ती हो जाती हैं। जो वस्तुएं जब सस्ती हो जाती हैं तो निर्यात विदेशों के लिए वस्तुओं की मांग ज़्यादा करते हैं, तो देश से वस्तुओं का निर्यात ज़्यादा होता है। तो निर्यात ज़्यादा होता है, अर्थात निर्यात क्यों ज़्यादा होता है, निर्यात सस्ता होने की वजह से निर्यात ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि अवमूल्यन से निर्यात प्रोत्साहित होता है और आयात हतोत्साहित होता है। तो निर्यात को कम करके निर्यात को बढ़ाकर और आयात को कम करके जो है भुगतान शेष को सुधारा जा सकता है।  है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अवमूल्यन करने
वाले तथा अन्य देश की जो आंतरिक मूल्य पर है अवमूल्यन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे इसके अभिकथन में क्या दिया गया था? अभिकथन में दिया अवमूल्यन आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि करता है और अवमूल्यन करता देश के निर्यात की विदेशी कीमत कम हो जाती है। तो ए और आर दोनों सही हैं इसमें, ए और आर दोनों सही हैं और जो है आर ए की व्याख्या कर रहा है, तर्क जो है अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए सही आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। और अगला जो, इतनी बात हम लोग जान लिए हैं, अब एक बात और जान लेते हैं कि भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। भारत की मुद्रा रुपये का जो अवमूल्यन है वह सरकार द्वारा 3 बार किया गया। पहला अवमूल्यन 19 सितंबर 1949 को किया गया, दूसरा अवमूल्यन 5 जून 1966 को किया गया और तीसरा अवमूल्यन 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991 को किया गया था। तो यह भी याद रखने वाली बात है कि 3 बार रुपये का अवमूल्यन किया गया, 1949, 66, 91। यह 3 डेटें जो है याद रखने योग्य हैं। अगला 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न क्या है? अभिकथन दिया गया है वेट फॉर सरप्लस सिद्धांत विकसित देशों पर लागू होता है और तर्क क्या कह रहा है? उपलब्ध सिद्धांत प्रचुर प्राकृतिक संसाधन वाले देशों पर लागू होता है। तो इसमें ए असत्य है। वेट फॉर सरप्लस सिद्धांत जो है वह विकसित देशों पर लागू होता है और आर जो है वह सत्य है। तो ए असत्य है और आर सत्य है। तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए असत्य है, आर सत्य है, डी सही हो जाएगा। 22 का सही आंसर डी है। अगला 23 नंबर प्रश्न है। 22 में क्या है? ए, ठीक। 23 नंबर प्रश्न है। अभिकथन क्या है? ज्यामितीय माध्य गणितीय औसत है और अभिकथन हो गया। और आर तर्क क्या दिया गया है? ज्यामितीय माध्य का मूल्य प्रत्येक मद द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें ए असत्य है और आर सत्य है। 23 में भी डी सही हो जाएगा। अगला 24 नंबर प्रश्न है कि अपर्याप्त वन आच्छादन की परिणति पारिस्थितिकी असंतुलन होती है। यह कथन सही है। पारिस्थितिकी असंतुलन से जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी। तो पारिस्थितिकी असंतुलन का जनसंख्या से कोई संबंध फिलहाल नहीं है। तो इसलिए 24 का ए कथन जो है ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो इसलिए ए सही, आर गलत, सी में दिया गया है, सी सही। अगला 25 नंबर प्रश्न है। लियोन्टिफ पैराडॉक्स ने हेक्सर-ओलिन सिद्धांत का खंडन किया। हाँ, ये कथन सही है। लियोन्टिफ पैराडॉक्स ने हेक्सर-ओलिन सिद्धांत का खंडन किया, यह कथन सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने श्रम सघन देशों का निर्यात किया। हाँ, तो पूंजी प्रधान देश है तो श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था हेक्सर-ओलिन पैराडॉक्स के अनुसार। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसलिए सही आंसर ए हो जाएगा 25। अगला 26 नंबर प्रश्न है। अभिकथन क्या कह रहा है? ए, बिक्री कर लगाने से इजारेदार के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर क्या है? इजारेदार बिक्री कर के बोझ को उपभोक्ताओं की ओर स्थानांतरित कर देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो व्याख्या नहीं कर रहा है तो इसलिए बी सही है। 25 का भी बी सही है। अगला 27 नंबर प्रश्न है। विषमता माप में सममिति का अभाव है, कर्टोसिस माप सहसंबंध है। तो ए और आर दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसलिए ए सही है। ए, इसका 25, 26, 27 यह तीनों का ए आंसर सही है। ए आंसर सही है। क्या ए में दिया गया है? नहीं कर रहा है। ए में क्या दिया गया है? रुको, ए नहीं, सबका सही हो जाएगा बी, क्योंकि सबका व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए 25 का बी, 26 बी, 27 बी। अगला 28 क्या है? 28 जो है
प्रगतिशील आयकर पर अधिक भरोसा किया जाना चाहिए, सही है। यह औचित्य के सिद्धांत के अनुरूप है, यह भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसमें स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, किसमें हो जाएगा? तो स्पष्टीकरण किसमें नहीं कर रहा है? तो स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है का मतलब हुआ, स्पष्टीकरण नहीं कर बी। तो 28 का सही आंसर बी है। अगला 29 नंबर प्रश्न है, अभिकथन क्या है? कृषि अब भी श्रम शक्ति के अधिकांश को खपाती है, सही है, 29 सही है। और कृषि जो है, कृषि उत्पादन की रोजगार लोच बहुत ऊंची है, तो यह गलत है। तो इस प्रकार से सी सही हो जाएगा, क्योंकि ए सही आर गलत है। अगला 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 30 नंबर प्रश्न में है, अभिकथन ए, यदि बचत की अपेक्षा निवेश ज़्यादा हो तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, सही है। और बचत और निवेश एक ही व्यक्ति द्वारा नियोजित किए जाते हैं, तो बचत और निवेश एक ही दोनों व्यक्तियों द्वारा निवेश, सही, दोनों सही, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है 31, प्रश्न संख्या 30 से 40 तक के लिए परीक्षार्थियों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। अब इसमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने का मतलब हुआ समय याद होना चाहिए, सेका बाजार नियम। तो सेका बाजार नियम जो है वह 1803 में प्रतिपादित किया गया था। इसके बाद क्या है? अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत मार्क्स द्वारा जो है 1862 में दिया गया। 1862 में अधिशेष मूल्य का सिद्धांत हो गया। और निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा 1758 में दिया गया सिद्धांत है। और टेबलो इकोनॉमिक्स जो है फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों द्वारा 1776 में। निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा 1776 में दिया गया था, और टेबलो इकोनॉमिक्स जो है 1858 में दी गई थी, 1758 में। तो इस प्रकार से यही जो चौथा है यह फर्स्ट नंबर पे आएगा, चौथा फर्स्ट नंबर पे आएगा। फिर इसके बाद जो है निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ 1776 सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर वाला आएगा। तो फर्स्ट में 1803 हो जाएगा, और सेकंड जो है सेकंड में हो जाएगा 1862। तो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। तो IRDP जो है 1878 हो जाएगा, 1978 हो जाएगा। IRDP जो है 1978-79 में चलाया गया प्रोग्राम है। इसके बाद जो है 20 सूत्री कार्यक्रम जो है 1975 में चलाया गया प्रोग्राम है। इसके बाद इरडा IRDP हो गया, इरडा 20 सूत्री। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में चलाया गया प्रोग्राम है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है नरेगा जो है, गारंटी अधिनियम या नरेगा जो है, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम नरेगा जो है 2005 में संसद में पारित किया गया था, और 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। तो नरेगा 2006 में सबसे लास्ट में आ जाएगा, सबसे लास्ट में, इस प्रकार से चौथा हो जाएगा। तो इसलिए डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, हायरार्ड डोमर वृद्धि मॉडल, रोस्टो विकास मॉडल, लेविस का मॉडल, रोमर का मॉडल। तो इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे लास्ट में रोमर मॉडल हो जाएगा, चौथा जिसमें सबसे लास्ट में होगा वही सही आंसर हो जाएगा। तो डी और बी अभी सही निकल रहे हैं। हायरार्ड डोमर समृद्ध मॉडल जो है हायरार्ड डोमर द्वारा जो है संयुक्त रूप से 1939 में दिया गया था, और रोस्टो विकास के चरण 1960 में दिए गए थे। तो इस प्रकार से पहले जो हो जाएगा पहले 1942। तो हायरार्ड डोमर मॉडल पहले डी सही हो जाएगा, इसका आंसर जो है वह डी सही है। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उरुग्वे राउंड, कैनेडी राउंड, टोक्यो राउंड, डिलोन राउंड। तो यह WTO के बनने से पहले जो
जिन राउंडों की वार्ता हुई थी वह राउंड हैं। अगर उरुग्वे राउंड की बात की जाए तो उरुग्वे राउंड जो है 1986 से 93 के बीच में चला था। तो सबसे लास्ट में उरुग्वे राउंड हो जाएगा, तो ए और डी अभी सही हैं। फिर उसके बाद जो है कैनेडी राउंड 1964 में चला। टोक्यो राउंड 1973 में चला था। डिलोर राउंड पता नहीं कब चला था। तो इसका सबसे पहले जो है डिलोर 1960 कर देते हैं, तो इसलिए 1960 डिलोर चौथा, तो ए सही हो जाएगा 34 का। अगला 35 नंबर प्रश्न है महालनोबिस योजना, रोलिंग प्लान, योजना अवकाश, समावेशी विकास। तो समावेशी विकास व्यूहरचना जो है 2007 से 12 के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना में चली थी, तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। फिर महालनोबिस मॉडल सेकंड पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। फिर योजना अवकाश 66 से 69 आया। फिर रोलिंग प्लान जो है 1978-79 में चलाया गया था। तो इस प्रकार से फर्स्ट पहले और फोर्थ लास्ट में हो जाएगा। इसमें फर्स्ट पहले फोर्थ लास्ट में, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 का सही आंसर डी है। अगला 36 नंबर योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो योजना आयोग के उपाध्यक्षों में दिए गए नामों में योजना आयोग के उपाध्यक्षों में प्रणब मुखर्जी जो है योजना आयोग के सबसे लास्ट में दिए गए नामों में उपाध्यक्ष बने हैं, तो इसलिए 2 सबसे लास्ट का आंसर होगा। और टीटी कृष्णामाचार्य जो है पहले उपाध्यक्ष हैं, तो ए आंसर सही है 36 का। अगला 37 नंबर प्रश्न है स्पेशल ड्राइंग राइट्स का आरंभ किस वर्ष किया गया। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स का आरंभ जो है 1973 में किया गया था। एसडीआर का आरंभ, यूरो का आरंभ 1999 में हुआ है। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स स्वर्णमान तंत्र जो है 1862 में प्रारंभ किया गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है 3, 1, फिर 2, फिर 4 सी आंसर सही हो जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्षों की बात की जाए तो वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं अध्यक्षों में पीवी राजमन्नार, के सी नियोगी, सी रंगराजन, के ब्रह्मानंद रेड्डी। तो दिए गए अध्यक्षों में जो है वह सबसे पहले अध्यक्ष जो है के सी नियोगी बने थे, तो सेकंड जिसका ये सेकंड पहले नंबर पे होगा। और सबसे लास्ट में दिए गए अध्यक्षों में के ब्रह्मा रेड्डी हो जाएगा, तो ए आंसर सही है। 38-39 नंबर प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स टैक्सेशन पुस्तक। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स टैक्सेशन पुस्तक जो है यह पुस्तक 1884 में रिकार्डो द्वारा लिखी गई थी। 1884 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन, यह रिकार्डो द्वारा 1884 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यह पुस्तक एडम स्मिथ द्वारा 1776 में लिखी गई थी। और यह पावर्टी ऑफ नेशन जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा 1901 में लिखी गई थी। और रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, तो रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट जो है 1999 में महबूब उल हक द्वारा लिखी गई किताब है। तो इस प्रकार से सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ए आंसर सही है 39। अगला 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्रेविसिंगर थीसिस 1936 में प्रेविसिंगर थीसिस है हैबरलर अपॉर्चुनिटी कास्ट, लियोन्टी पैराडॉक्स, हेक्सर ओलिन थ्योरम। तो हेक्सर ओलिन थ्योरम जो है हेक्सर ओलिन थ्योरम या जो थियरी जो है वह 1977 में आई थी। इसके बाद लियोन्टी पैराडॉक्स, तो लियोन्टी पैराडॉक्स की अगर बात की जाए तो 1953 में लियोन्टिव द्वारा दिया गया था। हैबरलर अपॉर्चुनिटी कास्ट थ्योरी, हैबरलर अपॉर्चुनिटी कास्ट थ्योरी 1936 में प्रकाशित हुई थी। और क्या है प्रेविसिंगर मॉडल जो है 1950
50 से 60 के बीच में आया सिद्धांत है। तो इस प्रकार से इसमें जो क्रम से के अनुसार अगर व्यवस्थित किया जाए तो क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर 1936, 77, 1936, 53 मतलब सेकंड थर्ड किसी में नहीं है, तो सेकंड थर्ड या सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट सी आंसर सही है 40 का। अगला है सूची फर्स्ट को 41 से 46 तक क्या कह रहा है, मिलान किस्म के हैं। परीक्षार्थियों को सूची में दी गई मदों को सूची फर्स्ट की मदों से सुमेलित करना है और कोड में दिए गए विकल्प का चयन करना है। तो पेटेंट जो है किससे संबंधित है, तो पेटेंट किसका किया जाता है, कराया जाता है। तो पेटेंट जो है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक। तो पेटेंट जो है वह आविष्कार का, जो नए आविष्कार होते हैं उनका पेटेंट होता है। कॉपीराइट जो है साहित्यिक कृति का होता है। ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क जो है वह ब्रांडेड वस्तुओं का ट्रेडमार्क लिया जाता है, ट्रेडमार्क चिन्ह होता है। और अब बचा भौगोलिक संकेतक, तो स्कॉच विस्की जो है भौगोलिक संकेतक होगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट का ए का मिलान हो जाएगा सेकंड से, बी का फोर से, सी का फर्स्ट से और डी का जो मिलान हो जाएगा वह थर्ड से हो जाएगा। तो सी आंसर सही है 41। इसी प्रकार से 42 नंबर प्रश्न में है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें जब सुमेलित करेंगे तो केवी चंद्रशेखर जो है साहस पूंजी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो 3 से मिलान हो जाएगा। दीपक पारेख जो है यूटीआई कार्यविधि की बात करते हैं। हजारी समिति का जो है औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है और नरसिंघन समिति जो है वह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रकार से डी का मिलान 4 से हो जाएगा। तो ये कट गया तो ए आंसर सही हो जाएगा। डी का मिलान 4 से हो गया। सी का किससे है, सी का 2 से है और दीपक पारेख पी का मिलान 1 से है और केवी चंद्रशेखर जो है साहस पूंजी 3 से है। तो इसलिए 42 का ए सही है। अगला 43 नंबर प्रश्न है। इसमें 43 नंबर में क्या पूछा है, 43 नंबर में निरपेक्ष आय परिकल्पना सिद्धांत जो है वह कीन्स द्वारा दिया गया था। तार्किक प्रत्याशा परिकल्पना सिद्धांत जो है यह लुकास द्वारा दिया गया। ए सेकंड, बी थर्ड से मिलान हो जाएगा। सी सापेक्ष आय परिकल्पना जो है डिजनवरी द्वारा दिया गया सिद्धांत है 4 से और 9 किन्सीय मॉडल जो है वह हो जाएगा फर्स्ट से। टी एक तो सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सी आंसर सही है। 43 का सही आंसर सी है। अगला 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर में क्या है, सूची मापना और सूची साधना। ज्ञात प्रसरण जनसंख्या माध्य, अज्ञात प्रसरण जनसंख्या माध्य, प्रसरण की तुलना, एक अपेक्षा की समंजन, सुताष्टता। तो ज्ञात प्रसरण जनसंख्या माध्य जो है वह टी वितरण, एफ वितरण, का स्क्वायर वितरण, जेड स्क्वायर वितरण। तो ज्ञात प्रसरण जनसंख्या माध्य वह जेड वितरण से संबंधित है। तो यह जेड वितरण से संबंधित हो जाएगा, मतलब यह हो जाएगा 4 से। अज्ञात प्रसरण जनसंख्या माध्य, तो अज्ञात प्रसरण जनसंख्या माध्य जो है वह हो जाएगा टी वितरण से। और इसी प्रकार से प्रसरण की तुलना अगर की जाए तो एफ वितरण से हो जाएगा और एक यह मिलान जो हो जाएगा का स्क्वायर से हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 1 2 3, तो सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। उत्पाद विभेदीकरण की अगर बात की जाए तो उत्पाद विभेदीकरण की बात जो है चैम्बरलिन द्वारा की गई है। द्वयाधिकार विश्लेषण की बात जो है वह किसके द्वारा की गई है? द्वयाधिकार विश्लेषण सराफा मोदिग्लियानी कुर्नो करते हैं। तो द्वयाधिकार विश्लेषण जो है वह कुर्नो करते हैं। तो इसलिए 3 से मिल जाएगा। वस्तुओं के लिए वस्तुओं का उत्पादन, तो वस्तुओं के लिए वस्तुओं का उत्पादन जो है वस्तुओं के लिए वस्तुओं का उत्पादन जो है वह कौन करते हैं? वस्तुओं के लिए वस्तुओं का उत्पादन सराफा करते हैं। और जीवन चक्र परिकल्पना मोदिग्लियानी द्वारा दी गई परिकल्पना है। तो 1 का मिलान 4 से हो जाएगा, फिर 3, फिर 1, फिर 2, सबसे लास्ट में 2 हो जाएगा। तो ए आंसर सही है 45 का। 46 नंबर प्रश्न है। 46 नंबर में क्या है? ड्रेन थियरी सी में दिया गया है। तो ड्रेन थियरी की बात जो है वह किसके द्वारा की गई है? ड्रेन थियरी की बात जो है दादा भाई नौरोजी करते हैं दिए गए ऑप्शन में। तो इसलिए सी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। और सी का मिलान जब सेकंड से होगा तो इसमें सी यह भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। इसके अलावा देखते हैं प्लानिंग फॉर एन एक्सपेक्टिंग इकोनॉमी। तो प्लानिंग फॉर एन एक्सपेक्टिंग इकोनॉमी जो है इसका मिलान जो हो जाएगा वकील तथा ब्रह्मानंद से हो जाएगा। और द इंडस्ट्रियल वैल्यूशन ऑफ इंडिया, द इंडस्ट्रियल वैल्यूशन ऑफ इंडिया, तो बी का मिलान हो जाएगा 3 से डी.आर. गाडगिल से। और ड्रेन थियरी तो मिला ही चुके हैं, किससे है? दादा भाई नौरोजी से। और भारत में राष्ट्रीय आय जो है वी.के.आर. राव से मिल जाएगा। तो इसलिए सही आंसर जो है सी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स शब्द क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।